हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में ऐसा स्क्रोटो के प्रॉब्लम 1.93 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन सुने। टू ब्लॉक्स हैविंग मासेस m and 2m and connected by a spring of rigidity k lie on a horizontal plane. The period t of a small longitudinal oscillations of the system neglecting friction is, यानी आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है उस एसएचएम करते हुए सिस्टम का जिसमें के रिजिडिटी वाली स्प्रिंग के दोनों टर्मिनल्स पे 2m और m मास को कनेक्ट कर दिया गया है और इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑसिलेशन कराने के लिए फ्री कर दिया गया है। कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा इस क्वेश्चन में, इसे जानने से पहले आप ये समझें कि इस क्लिप को हम 4 बार क्रिएट कर चुके हैं। इससे पहले कि अपने सभी तरीकों में हमने फोर्सेस को कई एस्पेक्ट से समझने की कोशिश की। अपने पहले तरीके में रिड्यूस्ड मास मेथड से, दूसरे तरीके में इंडिविजुअल स्प्रिंग कंसेप्ट से, तीसरे में रिलेटिव कंसेप्ट से और चौथे में स्यूडो कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज की क्लिप में हम इस क्वेश्चन को एनर्जी कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी एनर्जी की हेल्प से जो अपने थ्योरी लेक्चर में हम पढ़ाते हैं कि किसी एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है थोड़ा सा कैलकुलस लगा के। आज उस मेथड से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले समझें कि इस सिस्टम को एसएचएम कराने के लिए आप एनर्जी का एक स्मॉल अमाउंट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को। मान लीजिए जो एनर्जी आपने सिस्टम को दी है उसका मैग्नीट्यूड E है। अब आप ये जानते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई डैम्पिंग फोर्स या फ्रिक्शन बीच में नहीं आ रहा है तो इस एनर्जी के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रहना चाहिए, ये नहीं बदल सकता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली। इस सिस्टम को अगर मैंने ये एनर्जी प्रोवाइड की है तो डेफिनेटली इस एनर्जी के मिलने के बाद ये सिस्टम एसएचएम स्टार्ट करेगा। इस सिस्टम को मोशन कराने के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद मान लीजिए इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सिस्टम इस तरह से मूव कर रहा है कि इस m मास के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x है किसी ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2m मास के डिस्प्लेसमेंट को कितना कंसीडर किया जाना चाहिए। ये बात आप बार बार समझें कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को स्टैटिक रखने के लिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट का यूज करूं तो XCM का वैल्यू कुछ इस तरह से दिया जाएगा। इसे आप ध्यान से देखें, इसके डिस्प्लेसमेंट को x1 और इसको x2 कह के मैं लिखूंगा 2m x1 वेक्टर प्लस m x2 वेक्टर अपॉन टोटल मास 3m। कुछ इस तरह से XCM की पोजीशन दी जाएगी और अब इसे डिफरेंशिएट करके अगर मैं CM की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट को निकालूं, यहां पर मैं इसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डेल्टा से ही शो कर दे रहा हूं, आप ध्यान दें। ये टर्म बन जाएगा 2m इंटू डेल्टा x1 वेक्टर और ये दूसरा टर्म हो जाएगा m इंटू x2 वेक्टर का डेल्टा, जो कि इस क्वेश्चन में हमने x कंसीडर किया है नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं इसे माइनस x i कैप लिख दे रहा हूं अपॉन 3m। अब चूंकि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास स्टैटिक रहेगा तो सेंटर ऑफ मास के स्टैटिक रहने की कंडीशन में इसको मैं नल वेक्टर अप्लाई करूंगा और 3m को इससे मल्टीप्लाई करके ये कंप्लीटली जीरो वेक्टर बन जाएगा। m को भी डिनोमिनेटर पे भेजा जा सकता है इस तरफ से। फाइनल इक्वेशन होगी 2 डेल्टा x1 वेक्टर माइनस x i कैप इक्वल टू नल वेक्टर और डेल्टा x1 वेक्टर का वैल्यू आएगा माइनस x अपॉन 2 i कैप। यानी कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट किया जा सकेगा इस दूसरे ब्लॉक के लिए। एक बात पर और ध्यान दें, ये माइनस प्लस हो जाना चाहिए क्योंकि हमने इस टर्म को साइड चेंज करके लिखा है। डिस्प्लेसमेंट इस 2m ब्लॉक का x अपॉन 2 i कैप आएगा। तो इतना डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक में होना चाहिए अगर इस ब्लॉक में x डिस्प्लेसमेंट आपने माना है नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं यहां पर इसे x/2 लिख दे रहा हूं इस डायरेक्शन में, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। यानी इस प्रोसेस में स्प्रिंग में जो कंप्रेशन जनरेट हुआ है उसे अब हम 3x/2 यूज करेंगे। सभी जानकारियां मिलने के बाद अब अगर मैं इस सिस्टम में एनर्जी को प्रेजेंट करूं तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा, इसको आप समझें।
ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था और आपके द्वारा दी गई एनर्जी ई से इसने इनिशिएट किया, तो एनर्जी कंजर्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, आप ध्यान दें। नेट एनर्जी ई इक्वल टू हाफ के एक्स यानी 3x/2 होल स्क्वायर। ये एनर्जी का वो अमाउंट है जो स्प्रिंग ने अपने में स्टोर किया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब आपने जो ई एनर्जी दी है वो जिस जिस रूप में होगी हमें वो सभी लिखने होंगे, प्लस अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो m kg के ब्लॉक के लिए वेलोसिटी को v वेक्टर कंसीडर करते हुए और उसके मैग्नीट्यूड को v मानते हुए हम एनर्जी लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर, और 2m मास के लिए इस एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ 2m इंटू v डैश स्क्वायर। v और v डैश की कनेक्टिविटी को भी जानना होगा, तो ध्यान दें बहुत सिंपल है ये जानकारी, ये पता लगाना बहुत आसान है क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की इक्वेशन हमारे पास है। इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम इस इक्वेशन लिख चुके हैं, इसकी शिफ्टिंग के लिए लिखा जा चुका है, तो डेल्टा टी से डिवाइड करके इस इक्वेशन की मदद से ही वेलोसिटी को भी जाना जा सकेगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस में सेंटर ऑफ मास चलेगा नहीं। सो डेल्टा एक्स सी एम अपॉन डेल्टा टी को जीरो वेक्टर माना जा सकता है, और तब इस टर्म को हम लिख पाएंगे 2m इंटू डेल्टा x1 बाय डेल्टा टी वेक्टर, जो कि प्रेजेंट कर रहा है इसकी वेलोसिटी को, जिसको मैग्नीट्यूड वाइज हमने v डैश कहा है। सो मैं इसे v डैश वेक्टर लिख ले रहा हूं कुछ देर के लिए, और m मास के लिए ये जो टर्म है m x2 ये बन जाएगा डेल्टा x2 वेक्टर बाय डेल्टा टी, और इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं लिख पाऊंगा v माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय 3 हम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नल वेक्टर है लेफ्ट में, m को भी हटाया जा सकता है। सो फाइनली जो v डैश वेक्टर का वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा v आई कैप अपॉन, ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा वैसा ही रिलेशन वेलोसिटी के बीच में भी होगा। सो इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन की इक्वेशन से कोरिलेट करती है ये इक्वेशन, और अब अगर मैं इसे यूज करूं अपनी इस इक्वेशन में तो e को हम लिख पाएंगे हाफ के 3x/2 होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस m, ये 2 से 2 कैंसिल, और v डैश स्क्वायर यानी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, सो वो v/2 होगा और उसका स्क्वायर होगा v स्क्वायर बाय 4। कुछ ऐसी इक्वेशन हमें मिलेगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर हम e को लिख पाएंगे 9/8 के एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया है और ये ऐसा बन गया है। और अब ध्यान दें, एनर्जी इक्वेशन लिखने के बाद जैसा कि एसएचएम तक पहुंचने के लिए हम करते हैं बेसिकली, और अपने थ्योरी में हम एनर्जी मेथड को एक्सप्लेन करते हैं, सो अभी मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन के लिए उसको एज ए टूल यूज करूंगा। सो डिफरेंशिएट करने पर मुझे मिलेगा 0 इक्वल टू 9/8 के 2x इंटू dx बाई dt। ये टर्म्स अभी अप्लाई किए जाएंगे, फिलहाल आप इन्हें समझें, और ये होगा 3/4 m इंटू 2v dv बाई dt। अब ध्यान दें, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अगर मैं आगे बढ़ाऊं, एक बात पर और ध्यान दें कि e के डिफरेंशिएशन को 0 कहा गया है क्योंकि आपने इस प्रोसेस में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया था इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए ताकि ऑसिलेशन शुरू हो सके। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्या बनेगी, एक बार ध्यान दें, ये हो जाएगी 9/4 के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा 3/2 एम वी डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। और अब इसमें मुझे dx बाई डी टी और dv बाई डी टी को जानना होगा, तो ध्यान दें dx बाई डी टी इस ब्लॉक की वेलोसिटी को प्रेजेंट करेगा और dv बाई डी टी इसके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को। सो अगर मैं वो सभी टर्म्स इसमें अप्लाई करूं तो ये बनेगा 9/4 के एक्स वी प्लस 3/2 एम वी इंटू ए इक्वल टू 0। और इसको फाइनली सॉल्व करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा एक बार उसको देखें, वो होगा a इक्वल टू -9/4 के वी अपॉन एक्स के वी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3/2 m इंटू वी। मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू को अदर टर्म्स में प्रेजेंट कर दिया है। और अब थोड़ा और सिंपल मुझे करने दीजिए इसे, तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 और डिनोमिनेटर पे 2 विथ माइनस साइन इंटू के एक्स और एक m आएगा डिनोमिनेटर पे।
ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m के लिए। और चूंकि हम जानते हैं कि चाहे हम इस ब्लॉक के एसएचएम पर फोकस करें या उस ब्लॉक पर, आंसर एक सा ही आएगा। यहां पर आप ध्यान दें, मैंने इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को बेसिक टर्म्स से प्रेजेंट इसीलिए किया क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन को इसके एसएचएम पर फोकस कराना चाहता था। अगर मैं उसके एसएचएम पर क्वेश्चन को फोकस कराता या आप ऐसा करेंगे तो आप एक्स नोटेशन इसके लिए यूज करिए और v इसके लिए यूज करिए। इसे x मानने पर इसका वैल्यू 2x आ जाएगा। सो किसी एक जिस पर आप इक्वेशन डेवलप करेंगे उस पर आप अपना इनिशिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। सो मैंने इस मास के लिए इनिशिएट किया है और यह बात बिल्कुल क्लियर है कि टाइम पीरियड चाहे आप इस मास के लिए निकालें या उस मास के लिए, वो एक सा ही होगा। अब इससे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर की जाए तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी ये जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। तो ओमेगा का वैल्यू रूट में √3k/2m आ जाएगा और इससे t का वैल्यू आ जाएगा 2π√2m/3k। यहां पर ध्यान दें कि t 2π/ओमेगा होता है। सो डिनोमिनेटर का ओमेगा जब अपनी वैल्यू यहां प्लेस करवाएगा तो वो इंटर्न होके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक्सचेंज कर लेगा। सो t का फाइनल वैल्यू आएगा 2π√2m/3। सो इस तरह से एनर्जी से इनिशिएट करके भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।